Hello friends, good morning all of you. My name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate. Today topic is tax benefit for salaried employee. क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते हैं फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड को। मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या अगर हम हमें फॉर्म 16 अगर इशू ना हो, अगर हो जाए, मतलब कि अगर इनकेस एम्प्लॉयर नहीं देता है दैन हम उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या नहीं कर सकते। क्या क्या हमारे बेनिफिट्स दे रखे हैं, क्या क्या हमें डिडक्शन है, क्या हम अपने इस रिटर्न में ले एंड इसकी ड्यू डेट क्या है। एंड द स्मॉल टॉपिक एंड वेरी स्मॉल टॉपिक फॉर द 10 मिनट्स ओनली। प्लीज़ हैव अ लुक फॉर माई स्लाइड। द चेक लिस्ट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्या क्या हमारी चेक लिस्ट है, हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब आता है पहली चीज़ आती है, सबसे पहले बात फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब फॉर्म 16 की बात आती है। फॉर्म 16 इशू कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। बट अब इसकी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने। कब कर दिया, हमारी 30 जून हमारी उसकी ड्यू डेट कर दी है, 30 जून कर दिया। अब उससे पहले हम आपकी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ऑल्दो भी तो गवर्नमेंट ने हमें फॉर्म्स नोटिफाई नहीं करे हैं, स्टिल अगर इनकेस नोटिफाई कर देती है गवर्नमेंट हमें जून में, दैन हम उसके बाद हम आपकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। या फिर अगर मैं आपको कहूँ बैंक स्टेटमेंट भी ना हो तो हम आपका 26 AS के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी सैलरी और कितना आपका TDS अमाउंट एम्प्लॉयर ने काट के आपका जमा कराया, कितना आपका नेट बेनिफिट आपको हुआ है, हम आपकी उसमें फॉर्म 26 AS से देख सकते हैं। फिर आता है उसमें FDR इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। FDR इंटरेस्ट कौन सा होता है हमारा, FDR इंटरेस्ट हमारा होता है जो हमने अपनी FD करवा रखी है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट से मतलब कि बैंक से या पोस्ट ऑफिस से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसका भी एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं गवर्नमेंट, उसको भी हमारा फॉर्म 26 में हम देख सकते हैं, वो भी हमें चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे 80C से 80U तक के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हमारी कौन कौन सी होती हैं उसको मैं थोड़ा अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, जिससे हमारा टैक्स जो है हमारा टैक्स जो बनता है हमारा कम टैक्स बनता है, हम अपना इससे टैक्स सेव कर देते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है हमें क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास अगर तुम्हारी फॉर्म 16 नहीं आता, आपके जिस अकाउंट में सैलरी आती है उस अकाउंट की आप हमें बैंक स्टेटमेंट दे देंगे तो हम उसमें से आपकी सैलरी आइडेंटिफाई करके हम उसे टैक्सेबल करके हम आपकी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सपोजिटली आपका एक बैंक अकाउंट में सिर्फ आपकी बैंक सैलरी आती है, दूसरे अकाउंट में आप उसमें सिर्फ अपने खर्चे वगैरह करते हैं। ऑल्दो हमें उस अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की ज़रूरत है। ऑल्दो तो आपने अगर स्टेटमेंट ऑफ आपने कोई लोन ना ले रखा हो, अगर आपने कोई लोन ले रखा है फ्रॉम दी फॉर हाउसिंग लोन अगर आपने ले रखा है तो उसकी भी हमें स्टेटमेंट चाहिए कि हम आपको उसके लिए भी डिडक्शन आपको देंगे 80C में कि आपका कितना आपका इसमें टैक्स सेव होता है। फिर कॉपी ऑफ आधार, आपको पता ही है हमें कॉपी ऑफ आधार हमारे लिए कितना मैंडेटरी है कितना नहीं है। कॉपी ऑफ आधार इस टाइम पे आधार से हमें लिंक करना रिटर्न में बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऑल्दो हमारी कॉपी ऑफ आधार जो हम लिंक करेंगे, अपना आधार कार्ड जब हम लिंक करेंगे विद इनकम टैक्स है, ये भी हमारा इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने अराउंड 30 जून तक के लिए। बट हमें अब भी केयरफुल होना पड़ेगा फॉर द आने वाली टाइम के लिए कि हमें लिंकिंग तो ज़रूरी करनी पड़ेगी। उससे पता है आपको क्या बेनिफिट होता है, मैं तो कहती हूँ उससे ये बेनिफिट है, हम पता है फ्यूचर हमें ना रिटर्न बैंगलोर भेजने की ज़रूरत पड़ती है, हम वहीं से ई-वेरीफाई कर लेते हैं। ई-वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं वो हम सिंपली अगर हमारी रिटर्न ई-वेरीफाई होगी तो हमें बैंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमें चाहिए। और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं या CA के थ्रू फाइल कर रहे हैं, आपके CA के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा या आपके को पता होगा। यह है हमारी स्मॉल चेकलिस्ट फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अगर अब आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आप हम देखेंगे कि ITR 1 किस के लिए एलिजिबल है, हु इज़ एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ITR 1 जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि अगर हमारी इनकम अब मोर देन 50 लाख हुई साल की तो हम ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। यस दोस्तों, हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, ITR 1 फाइल ओनली हम उस केस में कर सकते हैं अप टू हमारी इनकम 50 लाख है।
उस केस में आपको, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। ITR 1 किस किस फॉलोइंग सोर्स की इनकम के लिए हमारे होती है? एक तो होती है हमारी सैलरी इनकम के लिए, पेंशन, अगर कि जिसकी जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए पेंशन आता है। देन वन हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपकी इनकम आती है फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, आप तब भी सिर्फ उसी के लिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। या फिर अदर सोर्सेज में इनकम के लिए, जिसमें हम हॉर्स इनकम और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई भी ग्लैम्बिंग गेम वगैरह हो गई, उसकी इनकम इंक्लूड इसमें नहीं होती। अगर ये करते हैं तो देन आपको दूसरा ITR फाइल की पड़ेगी। फिर आते हैं ITR 1 इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर ROR एंड रेजिडेंट। इट मीन्स इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर RNOR एंड NR रेजिडेंट। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। ROR, अगर आप ROR इंडिविजुअल्स हैं और पूरे साल आप इसी यहाँ पे इंडिया में रहे, तो आपके लिए ITR 1 है। अगर आप बाहर गए थे फॉर फ्यू स्मॉल पीरियड के लिए, गवर्नमेंट ने उसमें भी नोटिफाई कर रखे हैं सेक्शन 182 डेज़ आप इंडिया में रहते हैं, एंड देन उसके बाद उस 182 डेज़ और मोर आप इंडिया में हैं, और थोड़े दिन के लिए बैलेंस डेज के लिए आप बाहर गए थे, तब भी आप ROR की कैटेगरी में आते हैं। इसके स्मॉल प्रोविजंस हैं, उसके लिए अलग से हम आपको वीडियो दिखाएंगे, ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ITR 1 इज़ एप्लीकेबल। और उन बंदों को पता होता है कि मैं कितने दिन के लिए बाहर गया था और कितने दिन के लिए मैं यहाँ पे था। इसलिए दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर रखी है कि ROR के लिए कौन सी रिटर्न है, RNOR के लिए कौन सी है, NR के लिए से। यस, मैं RNOR की फुल फॉर्म बता देती हूँ। RNOR इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NR इज़ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ने दोस्तों इस बार एक चीज़ और नई आइडेंटिफाई करी है, ये कि अगर आप आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट नंबर है, तो उसमें आपको, हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है, आपके पास पासपोर्ट है, इट मीन्स तो वो आपको पासपोर्ट नंबर भी अब इसमें डालना मैंडेटरी हो जाएगा। इस बार से गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है। सो दोस्तों, ये थी हमारे ITR 1 से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं अब इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या है। इनकम टैक्स की डेट जो है, निर्मला सीतारमन ने ऑन May 13, 2020 को, गवर्नमेंट ने क्या, सीतारमन ने क्या अनाउंस किया था, उन्होंने अनाउंस किया था कि फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो है वो एक्सटेंड हो गई है 30 नवंबर तक के लिए, जो कि हमारी ओरिजिनल डेट क्या हुआ करती थी, हमारी ओरिजिनल डेट होती थी 31 जुलाई। वही सेम आपको मैंने बताया था ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ फॉर्म 16 की क्या अब गवर्नमेंट ने कर दी है, वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड टू जून 30, 2020। यस दोस्तों, फिर अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिडक्शंस के बारे में बताऊंगी। यस, ऑफ कोर्स मैं एक आपको स्मॉल टैक्स बेनिफिट्स के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ करने देना चाहूँगी। यहाँ पे सर्टेन इनकम टैक्स डिडक्शन कौन सी होती है, 80C अप टू 150 लाख आपको मिल जाएगी। इसको मैं अभी थोड़ा सा और ब्रीफ में करूँगी। 80D सेक्शन 80D 25,000 और 50,000 विच एवर इज़ द केस, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। ये भी मैंने एक स्मॉल बहुत ईजी चार्ट फॉर्म में बना रखी है। 80 TTA INR 10,000, ये क्या होता है हमारा, अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है आपका 10,000 तक का है, वो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट इन केस आपका अबव है तो होल इज़ द टैक्सेबल हो जाएगा। 80 TTA इज़ अप टू 10,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आपको मिलता है 10,000 का, आपको 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, बट आपका इससे अबव है तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है आप तक की 10,000 की मिलेगी। 80 EEE, आपका 80 EE की 50,000 की डिडक्शन है। ये किस लिए मिलता है, ये भी आपको थोड़ी देर में वही बताती हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, अगर आपके कोई मेडिकल के बिल्स आप सबमिट करते थे अपने एम्प्लॉयर को, या फिर आपको कन्वेंस चार्जेस में करते थे, उसकी टोटल अमाउंट हुआ करता था अराउंड 38-40,000 के अराउंड हुआ करता था। देन अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉय को मिलेगी, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ 50,000 की। उसके बाद आते हैं दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं फुल फ्लैश में आपको डिडक्शंस के बारे में बताऊंगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD इज़ एग्रीगेट अप टू आपको 50,000 की मिलेगी। कैसे, इन तीनों सेक्शन का अगर आप टोटल करेंगे आपको 1,50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 80C में, 80C पे किस लिए होता है हमारा, PPF, EPF, बैंक FD, NSC, LIP, ट्यूशन फीस। दोस्तों ट्यूशन फीस के लिए याद रखना, अगर आपका आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और आपके 4 बच्चे हैं, देन वो मतलब कि एक मेंबर जो है वो 2 बच्चों की ट्यूशन फीस कवर कर सकता है, और
दोनों अगर सेकेंड पर्सन इज आपके बैलेंस दोनों बच्चों की ट्यूशन फीस को कवर कर सकता है, बट मैक्सिमम आपको एक बंदे को सिर्फ 2 बच्चों की ट्यूशन फीस ही अलाउड होगी। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे आ जाता है रिपेमेंट ऑफ लोन आ जाता है। अगर हमारा हाउसिंग लोन हमने ले रखा है 80CCC, ये किस लिए? पेंशन फंड्स के लिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी पेंशन फंड में होता है। 80CCD ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर रखा है, पेंशन फंड के लिए ही कर रखा है। अदर डिडक्शन में अब आते हैं हम 80CCG। 80CCG क्या है? ये हमारे इक्विटी सेविंग स्कीम। इक्विटी सेविंग, इट्स नॉट द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 80C, बट अगर इन केस ऑफ इक्विटी सेविंग स्कीम इज कवर्ड अंडर 80CCG। 80CCG में क्या कहते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना हमने मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 50% और 25,000 विच एवर इज लोअर आपको विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने 24,000 कर रखा था, मतलब कि अगर आपने इन्वेस्ट करा है, सपोजिटली आपने करा है 60,000 का, 60,000 में 50% और सब्जेक्ट टू 25,000 जो भी आपका अमाउंट बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 80CCF। CCF में क्या? अगर आपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आपने परचेज कर रखे हैं देन आपको 20,000 की आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं 80E, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन। ये आपने बच्चे, अब लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, उस पर अगर आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, आपको उस पर कोई लिमिट नहीं है। आपका अगर आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट लोन जो था, आपका रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन, आपका रिपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो आपका सपोजिटली 20,000 है, तो आपको 20,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। जितना अमाउंट है उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। 80EE। 80EE क्या कहता है हमारा? 80EE हमारा कहता है अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल फॉर एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 80C में दोस्तों याद रखना, उसमें आता है हमारा 80 वो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आता है 80C में, लेकिन 80CC में आपका क्या अमाउंट आता है? आपका यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। 80G हमारा क्या कहता है? 80G कहता है अगर हम किसी रिकॉग्नाइज सोसाइटी में डोनेशन देते हैं देन उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एंड डिफर करता है अमाउंट विद द अमाउंट ऑफ डोनेशन आप कितना कर रहे हैं। 83AAA मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया कि ये हमारा सेविंग इंटरेस्ट होता है, वो आपका अप टू मैक्सिमम 10,000 तक का ही डिडक्शन आपको मिलेगी इसमें। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 80D। 80D डिडक्शन हमें क्या कहती हैं? देखो दोस्तों, अगर मैं कहूँ सेक्शन 80D अगर हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली के, वट एवर द केस इज़ होल इन इंडिया, 80D बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के मीटर्स बहुत जल्दी हाई होते हैं। अगर हम लोग कुछ भी, हमें बीमारी कुछ भी, अगर हमें कुछ भी इन केस होता है तो इसलिए हमें यहाँ करते हैं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस इज़ डिफरेंट एंड दिस मेडिक्लेम इज़ डिफरेंट। टर्म इंश्योरेंस द पार्ट ऑफ 80C बट दिस इज़ द डिफरेंट, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। तो इसलिए दोस्तों मेडिक्लेम अगर हम कराते हैं अपना, अपनी बीवी का और अपने बच्चों का, सपोजिटली अब मैं कहती हूँ कि तो इस फैमिली में कौन का आ गया? आपके बच्चे, 2 नहीं, अब गवर्नमेंट ने 3 बच्चे भी अलाउ कर दिए हैं, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट आपकी कितनी है? 25,000 की है। अगर हेल्थ चेकअप हम करवाते हैं, अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम कराते हैं तो उसकी आपको है 5,000 की, तो टोटल डिडक्शन तब भी आपको 25,000 की मिलेगी। अगर आप अपना कराते हैं, अपने बच्चों का कराते हैं, साथ में अपने पेरेंट्स का कराते हैं, उस केस में आपको 25,000 अपने पेरेंट्स के भी मिल जाएंगे और 5,000 आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी अलग से मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट इज़ द 55,000। अगर आप अपना कराते हैं, अपने बच्चों का कराते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं देन उस केस में 25,000 आपका भी, आपके पेरेंट्स का 30,000 हो जाएगा, एंड टोटल इज़ 55 हो गया, एंड द 5,000 इज़ द हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको दिया जाएगा, वो हो गया आपका टोटल 60,000। अगर नेक्स्ट आप भी सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, और आप अपनी फैमिली का साथ में अपने बच्चों का भी करा रहे हैं और साथ में आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का कराते हो, 30-30 दोनों की लिमिट हो जाएगी, एंड 5,000 आपके हेल्थ चेकअप की हो गई, तो टोटल आ गया आपका 65,000। सो दोस्तों टुडे टॉपिक इज़ द टैक्स बेनिफिट टॉपिक था। ये आपके लिए एक छोटा सा मैं स्मॉल एक टॉपिक लेके आई थी, लोगों को थोड़ा सा पता हो हम अपनी रिटर्न कैसे फाइल करें, कैसे ना करें। दोस्तों अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे, आपको अगर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लगे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू अस मुकुल गर्ग एंड एसोसिएट।